तो उनका विद इन कुछ ही सेकंड्स में उनका जो है ना, पहले एक 4 लाख की ट्रांजैक्शन हुई, सारा अमाउंट का है वो। मैं समझता हूँ ठीक है, उस पर लिखा था फोटोज ऑफ यू व्हेन यू वर अ चाइल्ड। मैं सोचा मेरा फोटोज कैसे चले गए। हम डार्क वेब विजिट करके मोर देन 6 वेबसाइट्स का एक्सेस लिया था एंड 82 डिफरेंट वेबसाइट्स को अनकवर किया था, उनका आईपी एड्रेस निकाल के एक सिंपल सा लिंक जनरेट करके इसके पूरे डिवाइस को हैक कर सकता हूँ। एंड सिर्फ इसके डिवाइस को नहीं, इसके घर पे जितने भी डिवाइस और हैं उनको हैक कर सकता हूँ। को भी मतलब कभी कॉलेज या कैंपस में कहीं हैक करा है। सोचो आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद रैंसमवेयर इंस्टॉल हो गया। आजकल तो हर जगह ही कोई लिंक पे क्लिक करे हैक हो जाएगा, कोई ये डाउनलोड कर लिया हैक हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं मतलब इसमें? कंपनीज को हैक करता है बुरे पर्पस के लिए, उनका इंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सो हाय गाइस, माय नेम इज अयान एंड इन टुडेज वीडियो वी हैव भव्य सोनी। तो भव्य भैया है मतलब बेसिकली मेरे। तो भव्य भैया ने जो है मतलब एक अच्छी इंटर्नशिप क्रैक कर रखी है, एक अच्छा कॉलेज क्रैक कर रखा है एंड साथ में आज का पॉडकास्ट वो सब तो है ही, जैसे अच्छा कॉलेज, अच्छा इंटर्नशिप वगैरह कैसे क्रैक करें, बट जो पॉडकास्ट है वो उसका मेन जो मतलब वो है मोटिव है वो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। एंड जैसे यूजुअली लोग जो पॉडकास्ट बनाते हैं, मैं भी जो बनाता हूँ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अराउंड बनाता हूँ या डेटा साइंस के अराउंड, बट साइबर सिक्योरिटी के अराउंड बहुत कम इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे भी एंड बहुत सारी जगह। तो लेके आ गए हम भव्य भैया को और आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो भव्य भैया एक बार जो है ना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम भव्य सोनी है। मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ एंड करंटली मेरा पैशन साइबर सिक्योरिटी है। मैं साइबर सिक्योरिटी ऑलमोस्ट 5 ईयर से कर रहा हूँ एंड मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो भैया जैसे आपने बेसिक इंट्रोडक्शन तो दिया, बट एक बार हमें ये तो बताइए कि आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता कैसे लगा और आपने ये स्टार्ट कैसे करा, मतलब पूरी जर्नी क्या हुई थी? ओके, वैसे तो बहुत लंबी कहानी है। ये स्टार्ट होती है जब मैं था अराउंड केजी या प्रेप के अंदर, किंडरगार्टन। तो जो मेरे दादाजी है उनके पास अपना खुद का पीसी था, प्रॉपर पीसी था, और वो अपना ऑफिस का काम उस पर करा करते थे। तो जब मैं छोटा था तो ऑब्वियसली सबको गेम्स खेलने का शौक होता है, तो मैं भी जाके गेम्स वगैरह खेला करता था। मैं काफी गेम्स खेले मैं ऑलमोस्ट अपनी हाई स्कूल तक पूरा ही गेम्स खेला हूँ। मेरे पास बहुत एक्सपेंसिव पीसी या फिर कोई गेमिंग पीसी नहीं था, तो मेरे पास एक बजट सिंपल सा पीसी था, तो जिसके अंदर अब मैं हैक्स ढूंढते रहता था कि मैं उसको कैसे परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ऐसे करते करते मुझे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता चला एंड सॉफ्टवेयर में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अब मुझे पता चले कि अच्छा मैं सॉफ्टवेयर से ये कर सकता हूँ, तो फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर्स है एंड हम उनको कैसे गलत तरीकों से यूज करते हैं। गलत तरीकों से क्यों? हमारे पास वाईफाई भी नहीं था और जो हमारे नेबर थे उनके अंदर वाईफाई था, तो ऑब्वियसली सबसे पहला थॉट हर एक का ये आता है कि मैं अपने नेबर का वाईफाई कैसे हैक कर सकता हूँ। तो जो मेरा सबसे पहला थॉट ये था कि मैं अपने नेबर के वाईफाई को कैसे हैक करूँ। तो उसके लिए मैंने काफी सारी वीडियोस देखी। अगेन मुझे तो उस समय कोई से टेक्निक मिली नहीं, बट हाँ इस चीज़ ने ज़रूर इसका इंटरेस्ट ज़रूर डेवलप किया था कि हाँ ये सब चीज़ें पॉसिबल है। एंड वेबसाइट्स हैक करना, सर्वर्स हैक करना, ये सब मुझे जैसे जैसे मैंने प्रोग्रेस की अपनी स्टोरी में मुझे पता चला हाँ ये सब पॉसिबल है एंड वही फिर इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप हुआ था। तो भैया मतलब अब आपको जैसे आपने बताया ओवरऑल सब कुछ, बट लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शन कैसा है, क्योंकि यूजुअली आपको पता है हमारे कॉलेज में भी आधे से ज़्यादा बच्चे या तो डेटा साइंस, AIML या फिर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। तो हमें एक चीज़ ये बताइए कि ये साइबर सिक्योरिटी जो ये करियर ऑप्शन कैसा रहेगा, मतलब और आगे क्या स्कोप है? साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर ऑप्शन तो अभी तो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है ये एज कम्पेयर टू AIML। ये उनसे कम तो नहीं है बट उनके इक्वली हो सकता है, क्योंकि अभी AIML चल रहा है। जैसे अभी ChatGPT आया था कुछ सालों पहले, उसने इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस थी उसकी। तो उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी भी एक ऐसा ही करियर है, उसकी एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस ही होगी और ये काफी सालों से रहा है। अब ज्यादा लोग इसकी वैल्यू नहीं करते और इसका रीजन ये है जो वर्ड होता है एक हैकर। इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी इस वर्ड को काफी ज्यादा डिग्रेड कर दिया है, क्योंकि जब भी हम किसी को बोलते हैं कि हम हैकिंग कर रहे हैं या फिर मैं हैकर हूँ, तो पॉजिटिव इमेज बनने से पहले एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। अब अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं एक AI इंजीनियर या फिर ML इंजीनियर हूँ, तो सामने वाला क्या सोचेगा, ओहो इसके पास ये स्किल्स है, तो पॉजिटिव इमेज बनती है। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं एक हैकर हूँ, तो पॉजिटिव से पहले थोड़ी नेगेटिव इमेज बनेगी, तो ज्यादा लोग इसलिए इसको परस्यू करते नहीं है। रिसर्च करने से पहले वो एक अगर नेगेटिव इमेज बना लेंगे तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा प्रोग्रेस तो इसमें होगी नहीं। बट लकीली अभी साइबर सिक्योरिटी
काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, लोग समझ रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। एंड लॉकडाउन में एंड उसके बाद से इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल थी। तो एज अ करियर ऑप्शन ये भी ग्रो कर रहा है, ये मैच्योर हो चुका है साइबर सिक्योरिटी पूरा। कंपनीज अपना बजट बढ़ा रही है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है, हमने देखा है भी बिग डेटा काफ़ी चलता था जब क्रिप्टो का टाइम था, उस समय बिग डेटा काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। तो जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा उसको प्रोटेक्ट करने की नीड भी बढ़ती है, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी ग्रो करेगा, ये कभी कभी डेड नहीं होने वाली है फील्ड। अच्छा भैया, जैसे आपने ये बताया कि मतलब कैरियर ऑप्शन वगैरह सब कुछ बताया ही, बट मतलब एक अटैकर या एक हैकर जो होता है, लाइक वैसे दो टाइप के हैकर्स होते हैं, एक ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, एक वाइट हैट हैकर्स होता है, आई थिंक सो। हाँ। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, जो बैड हैकर्स होते हैं, तो वो इंडिविजुअल्स को या कंपनी को या कोई बड़ी एंटरप्राइजेज है तो उनको अटैक कैसे करते हैं, कुछ उसके बारे में बताइए हम। ओके, तो जैसा भी आयन ने बोला, हैकर्स दो तरह के होते हैं। मेन हैकर्स दो तरह के होते हैं, बट हमने इनकी और ज्यादा सब कैटेगरीज बना दी, जैसे ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट तो इसने बोला ही था। इसके अलावा एक ग्रे हैट हैकर्स और आते हैं। अब मैं अटैक करने के तरीके बताऊं या फिर किस तरीके से अटैक करता है, उससे पहले हम जानते हैं कि ये होते क्या है हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स एंड व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जिनको कंपनीज हायर करती है, एंड वो लीगली जो कंपनीज होती है उनको हैक करते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो उन कंपनीज के अंदर वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं। वल्नरेबिलिटीज मतलब वो लूप होल्स जिनका यूज करके जो ये हैकर्स होते हैं, वैसे कॉर्पोरेट के इसका टर्म होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और जो लोग हैक करते हैं उन्हें बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर्स। तो जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं वो लीगली वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं एंड देन उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करना मतलब उन वल्नरेबिलिटीज का एडवांटेज उठा के उन सर्वर्स का एक्सेस लेना या फिर सर्वर्स को वो काम कराना जिनके लिए वो बने नहीं है। तो व्हाइट हैट हैकर्स सब कुछ लीगली करते हैं एंड कंपनीज उनको हायर करती है ये सब कुछ अपने सर्वर्स की कमजोरियां बताने के लिए। फिर आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो कि इलीगली करते हैं अपना सारा काम। वो कंपनीज को हैक करते हैं बुरे पर्पस के लिए, उनका इंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो कभी भी कंपनी को हैक करके या तो उनका डेटा एनक्रिप्ट कर सकते हैं या फिर उनका डेटा डिलीट कर सकते हैं, या फिर एनक्रिप्ट करके बोल सकते हैं कि हमें आप इतना रैंसम दो, या फिर उनको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ये होता है ब्लैक हैट हैकर्स। अब आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये लीगली तो कंपनीज को हैक नहीं करते, बट जो इनका इंटेंट होता है वो बुरा नहीं होता है। वो कंपनी को हैक करके रिपोर्ट कर सकते कि सर आपके कंपनी के अंदर ये इस वेबसाइट में ये बग्स है, आप इसको फिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर हैकर का इंटेंट तो बुरा नहीं हुआ, बट जो तरीका था उन्होंने परमिशन नहीं ली कंपनी की एंड कोई लीगल एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ था। तो ये होता है ग्रे हैट हैकर्स। मेन ये तीन तरह के हो गए। इसके अलावा दो और आ जाते हैं जो कि कन्वेंशनल नहीं होते, जैसे रेड हैट और ब्लू हैट। इन्हें रेड टीम या ब्लू टीम भी बोलते हैं। ये रेड टीम का मतलब होता है आप ऑफेंसिव साइड जा रहे हो, थोड़ा सा आप कंपनीज को अटैक करोगे, एंड ब्लू हैट मतलब डिफेंसिव साइड जा रहे हो। आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर सिर्फ अटैकिंग एंड वो नहीं होता है, डिफेंसिव भी आता है कि आप कंपनी को बचाते कैसे। तो अभी अपन ने जान ली कि हैकर्स कैसे कैसे होते हैं, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे हैट। सिर्फ और सिर्फ ये नाम का ही फर्क है, इन तीनों के जो तरीके होते हैं वो एकदम सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई व्हाइट हैट हैकर हूँ और मुझे किसी कंपनी को हैक करना है, तो अब इसके अंदर भी सब पार्ट्स आ जाता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। नॉर्मली क्या होता है, कंपनियां हमें बताती है कि आप इन वेबसाइट्स को या इन आईपी एड्रेसेस को टेस्ट करो। अब एज अ हैकर मैं एक प्री एंगेजमेंट फॉर्म बोलते हैं इस चीज को, जिसके अंदर पूरा अग्रीमेंट होता है कि हमारा स्कोप क्या है। स्कोप मतलब हम किस वेबसाइट को हैक करने वाले हैं। तो प्री एंगेजमेंट कंपनी देती है हमें, हम उसके ऊपर साइन वगैरह करके एक्सेप्ट वगैरह जो भी होता है पूरा प्रोसेस होता है। वो सब कुछ करने के बाद हम एक्चुअल प्रोसेस करने बैठते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग के बाद में हम वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं, वल्नरेबिलिटी के बाद एक्सप्लॉइटेशन, देन पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में आगे जानेंगे। तो नॉर्मली एक हैकर अगर किसी कंपनी को हैक कर रहा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अटैकिंग साइड में रहता है, या फिर वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव अटैक्स की साइड रहता है। बट अगर मैं एज अ हैकर किसी इंडिविजुअल को हैक करने बैठा हूँ तो मैं एक्चुअल अटैक्स की जगह थोड़ा फिशिंग या फिर सोशल इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा जाऊँगा, क्योंकि हर कोई पर्सन की कोई वेबसाइट होती नहीं है जिसको मैं हैक कर सकूँ। अगर अयान है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई वेबसाइट नहीं एग्जिस्ट करती है, तो फिर इसको हैक करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं होगा। मैं फिशिंग या फिर सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करूँगा। मैं कोई स्पैम मैसेज भेज सकता हूँ या फिर मैं कोई ऐसा मेल भेज सकता हूँ जो कि कन्विंसिंग लगेगा, बट वो कन्विंसिंग होगा नहीं। तो इंडिविजुअल को हैक करने का तो ये तरीका होता है। बट अगर मैं किसी कंपनी को हैक कर रहा हूँ
ऑल्दो उसके अंदर भी फिशिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ज़्यादातर हैक्स जो होते हैं वो फिशिंग के थ्रू ही होते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गई, ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ में आता है। एंड ओएस टॉप 10 के अंदर भी इन्हीं को ज़्यादा थोड़ी प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये प्रोसेस होता है कंपनी एंड इंडिविजुअल को हैक करने का। तो मतलब जैसे आपने फिशिंग का बताया, वैसे तो मेरे साथ तो रियल में होता है, आपको तो पता ही है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, मतलब क्या हुआ था, हम लोग SIH के लिए गए हुए थे, भैया मेरी टीम में ही थे, मतलब हम साथ में थे एक साथ। तो हमारा सारा इवेंट ख़त्म होता है और अगले दिन क्या आता है मेरे पास, अगले दिन मेरे पास आता है अपने एक फ्रेंड से फिशिंग लिंक आता है। अब मुझे पता था वो फिशिंग लिंक है, HTTP लिंक था, आपसे पूछा था मैंने, बताया था। तो मैं समझता हूँ ठीक है, उस पर लिखा था फोटोज ऑफ यू व्हेन यू वर अ चाइल्ड। मैं सोचा मेरा फोटोज कैसे चले गए, वो समझ आ रहा था कि फिशिंग लिंक है। बट हमने उससे एक दिन पहले जो है ना थोड़ा हम डार्क वेब विजिट करके कुछ एक्चुअल अटैक्स परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी SIH की वो थोड़ा उसी के अराउंड रिवॉल्व करती थी। तो अब थोड़ा सा डर भी था कि हाँ यार, हमने डार्क वेब विजिट करके काफी हमने डार्क वेब पे एक्टिव अटैक्स परफॉर्म किए थे एंड मोर देन 6 वेबसाइट्स का एक्सेस लिया था एंड 82 डिफरेंट वेबसाइट्स को अनकवर किया था, उनका IP एड्रेस निकाल के। अब अगर हम ये सब एक लैपटॉप से कर रहे हैं या फिर एक डिवाइस से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारी जो IP है, भले ही हम प्रोटेक्शंस लगा रहे थे, हमने प्रॉक्सी प्लस VPN प्लस Tor सबका यूज़ किया था, फिर भी कहीं ना कहीं चांसेस होता है कि हम हमारा कुछ डेटा कुछ ना कुछ लीक कर दे, कहीं ना कहीं हमारे भी लूप होल्स। वही डर जो था वो अगले दिन उसमें वो ग्रो होता गया। अगले दिन जब फिशिंग लिंक आया इसके पास में, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दिख रहा था, सस्पिशियस दिख रहा था, फिर भी पता नहीं क्यों इन भाई साहब ने क्लिक कर दिया एंड उसके बाद का प्रोसेस बताते ही। हाँ, तो खैर कुछ नहीं, तो वो लिंक क्लिक करा वहाँ, तो फिर नंबर वगैरह मांगा था, वो खैर नहीं करा एंड अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो होप सो कुछ हो ना। बाकी हाँ, जैसे आप बता रहे हो ना कि ऐसे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, तो वो ऐसे फिशिंग वगैरह भेजते हैं। तो मुझे कल ही एक अपने मतलब एक रिलेशन में है मेरे, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि उनके एक फ्रेंड है, तो बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने एक वेबसाइट ओपन करी। जब उन्होंने वेबसाइट ओपन करी, उनके फ़ोन में एक मैलवेयर इंस्टॉल हो गया और विद इन अ सेकेंड उनके 7 लाख रुपीज़ से पूरा अकाउंट का एक्सेस चला गया। ICICI का अकाउंट था उनका। तो उनका विद इन कुछ ही सेकेंड्स में उनका जो है ना, पहले एक 4 लाख की ट्रांजेक्शन हुई, सारा अमाउंट गायब हो गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद अब वो बड़े परेशान कि करें क्या, क्योंकि उन्होंने जो है ना लिंक तो गलत क्लिक करा ही था, मालवेयर इंस्टॉल हो गया था। तो फिर बाद में वो गए, फिर बाद में उन्होंने कैश निकाल लिया था, बट खैर उनको 4 लाख का नुकसान हो गया। बाकी एक बार हमें ये बता दीजिए भैया, जैसे अगर कोई पर्सन लिंक पे क्लिक करता है, तो लिंक पे क्लिक करने से क्या क्या मतलब बहुत ज़्यादा वो आ सकते हैं, रिस्क क्या हो सकता है एक गलत लिंक पे क्लिक करने से? क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है कि अगर किसी ने लिंक पे क्लिक करा है, लिंक पे ही तो क्लिक करा है। हाँ, ओके, क्या क्या हो सकता है वो तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। मैं एक सिंपल सा लिंक जनरेट करके इसके पूरे डिवाइस को हैक कर सकता हूँ, एंड सिर्फ इसके डिवाइस को नहीं, इसके घर पे जितने भी डिवाइस और हैं उनको हैक कर सकता हूँ। अगर कोई स्मार्ट टीवी पड़ी है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है, उन तक को भी हैक किया जा सकता है एक सिंपल लिंक का यूज करके। अब आप सोच रहे हो कि स्मार्ट टीवी एंड रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर जो है वो तो लिंक पे क्लिक करते नहीं, फिर उनको कैसे करेंगे? इस चीज को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। इसका मतलब होता है कि मैं अपने डिवाइस से अयान का कोई मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप, जो कोई भी डिवाइस है, उसको हैक करूंगा। जिस किसी पे भी इसने लिंक पे क्लिक किया है, तो लिंक पे क्लिक करते ही क्या होगा, एक मालवेयर है वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। अब लिंक के पीछे क्या हो रहा है या फिर लिंक जनरेट कैसे किया गया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ होता है जो कि मालवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, कुछ होता है जो कि एड्स वगैरह दिखाते हैं, कुछ होता है जो कि आपके IP एड्रेसेस पब्लिकली रिवील कर देते हैं। तो हर लिंक अलग तरह का होता है। कुछ लिंक ऐसे होते हैं जो कि आपकी लोकेशन भेज देते हैं किसी को, कुछ होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ कैमरा एंड माइक्रोफोन का एक्सेस देते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि हमने इसके मोबाइल में एक मालवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब मालवेयर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। या तो मैं कोई रूटकिट इंस्टॉल कर सकता हूँ, या मैं कोई ट्रोजन या फिर कुछ भी उस टाइप का इंस्टॉल कर सकता हूँ, या मैं कोई रैंसमवेयर भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। रैंसमवेयर क्या होता है? एक ऐसा वायरस या फिर एक ऐसा मैलिशियस कोड होता है वो, जिसको अगर मैं किसी के भी डिवाइस में एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो उसका पूरा डेटा पहले तो एनक्रिप्ट हो जाता है, एंड एनक्रिप्ट के बाद में डिक्रिप्ट करने के लिए जो विक्टिम है वो अटैकर को कुछ रैंसम अमाउंट पे करना पड़ता है, इसलिए इस चीज को बोलते हैं रैंसमवेयर। तो अगर मैं वो इंस्टॉल कर देता हूँ तो फिर तो पूरा फोन गया, या फिर पूरा लैपटॉप जो भी डिवाइस था वो तो पूरा ही चले गया। उसको डिक्रिप्ट करने का ऐसा कोई तरीका होता नहीं है। या फिर अगर मैं कोई रिवर्स शेल भेज देता हूँ, रिवर्स शेल होता है नॉर्मली क्या होता है, अब अगर इसका कोई लैपटॉप या फिर कोई डिवाइस है तो फिर वो अपने फायरवॉल या फिर कुछ बाय डिफॉल्ट विंडोज कॉन्फ़िगर रखता है अपने पास में। तो अगर मैं अपने डिवाइस से समझ लो आपके लैपटॉप को अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो आपका लैपटॉप डिनाई कर देगा। पर
अगर आपका लैपटॉप मुझे कनेक्शन भेज रहा है और मैं अपनी इनकमिंग एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आपका फायरवॉल उसको रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप ही भेज रहे हो उस चीज़ को, एक्सेप्ट कर लिया। तो फायरवॉल इस चीज़ को जेन्युइन मानेगा। इस चीज़ को बोलते हैं रिवर्स शेल। अब ऑल्दो इसके भी काफ़ी सारे बचने के तरीके आ चुके हैं, बट इन जनरल इसका आइडियोलॉजी ये होती है, रिवर्स शेल ये होता है। तो अगर मैं रिवर्स शेल फ़ोन पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो फिर पूरे फ़ोन का एक्सेस मेरे पास आ जाएगा। मैं पूरे फ़ोन की एकदम इंटरनल फाइल्स तक चेंज कर सकता हूँ सिर्फ उस रिवर्स शेल का यूज़ करके। जो कि अभी हमने रिसेंटली जो भी केस की बात करी है, हाँ, वो बैंक वाला, उसमें आई थिंक उसके अंदर हो सकता है, काफ़ी अच्छे चांसेस है कि उसके अंदर हुआ होगा। या फिर एक और पॉसिबिलिटी जो कि मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि की लॉगर भी इंस्टॉल हो सकता है। की लॉगर एक ऐसा स्क्रिप्ट या एक ऐसा कोड होता है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि अगर आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे, आपके डिवाइस पे अगर इंस्टॉल हो जाए, तो आप जो कुछ भी कीज टाइप करते हो, या फिर जहाँ कहीं पर भी माउस क्लिक करते हो, उन सब की डिटेल्स वो एक फाइल के अंदर स्टोर कर लेगा एंड अटैकर को सेंड कर देगा। दो तरह के होते हैं, लोकल एंड रिमोट, लोकल की लॉगर एंड रिमोट की लॉगर। लोकल के अंदर वो विक्टिम के डिवाइस पर ही स्टोर करेगा उन फाइल्स को, एंड रिमोट के अंदर सर्वर पे, जो अटैकर का सर्वर है उसके ऊपर सेंड कर दिया करेगा। ये दो तरह के होते हैं, यूज केस के हिसाब से यूज करना चाहिए इनको। हो सकता है कि की लॉगर यूज कर लिया हो, अटैकर ने देख लिया हो कि उनका पिन क्या है या फिर अकाउंट आईडी वगैरह सब कुछ हो सकता है देख लिया हो। रिवर्सल से भी ये हो सकता है, एंड रिवर्सल के बाद तो पूरे फोन का एक्सेस ही आ जाता है। आप देख सकते हो कि वो बंदा जो विक्टिम है वो कर क्या रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही हुआ होगा। उससे बचने के तरीके होते हैं, आपको नंबर एक, ऐसे तो लिंक्स पे क्लिक करना है कभी नहीं करना चाहिए, फिशिंग लिंक्स होते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि लिंक कहाँ से आया और किसने भेजा है, कभी क्लिक मत करो। नंबर 2, अगर आपका हो गया, सबसे पहले कोशिश करो कि आप सारे के सारे कनेक्शन हटाओ, ब्लूटूथ, वाईफाई, लोकेशन, ये सब कुछ बंद करो सबसे पहले। उसके बाद में जितने भी अनवांटेड ऐप्स हैं आपके पास में, उन सबको डिलीट करके जितने भी नए ऐप्स डाउनलोड हुए हैं जो कि स्मॉलवेयर ने या फिर उस लिंक ने की होगी, उन सबको पहले डिलीट करो एंड देन कोशिश करो कि आप साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके पास एज अ प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपके साथ अटैक हुआ है। इन केस आपके मोबाइल का यूज़ करके उसने किसी और को अटैक कर दिया, तो आईपी आपके डिवाइस की जा रही है, तो लोगों को लगेगा कि आपने, या फिर जो पुलिस अगर वो रिपोर्ट कर देते तो उनको लगेगा कि आपके डिवाइस ने अटैक किया। तो अगर आप पहले साइबर क्राइम रिपोर्ट कर देते हो तो एक बैकअप बन जाता है हमारे पास में कि हमारा डिवाइस हैक हुआ था। अभी मैंने रिसेंटली ये भी सुना था कि लाइक अगर आपको, मतलब अगर आप लोगों ने वो कर रखा है, जैसे आपको ये नहीं पता कि आपका फ़ोन हैक हुआ है, ठीक है, मतलब नहीं है, बट आप एक बार चेक करते रहो, बट अगर ये आपके थ्रू हुआ है तो ये आपकी गलती है। एग्जैक्टली, आप ही की गलती मानी चाहिए। ऐसा ही होता है, जो सिंपल अगर कोई कंप्यूटर है, मैंने किसी कंप्यूटर को हैक किया और मैंने उस कंप्यूटर जिसको मैंने हैक किया उसका यूज़ करके मैं कुछ और इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो फिर वो मेरा नाम नहीं आएगा उसके अंदर, जिसका मैंने हैक किया उसका नाम आएगा। इवन कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि भाई हमारे फ़ोन में या हमारे पीसी में तो ऐसा डेटा है ही नहीं, कोई भी हैक कर ले हमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बट आई थिंक जैसे भैया ने बताया कि उस सेम नेटवर्क के अंदर और लोग हैक हो सकते हैं। लाइक अगर आपके फ़ोन में ऐसा डेटा नहीं है या ऐसा कुछ है भी नहीं, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के फ़ोन में हो, वो लोग भी हैक हो सकता है। और उसके लिए मुझे इनके पेरेंट्स के साथ डायरेक्टली एंगेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेस चाहिए किसी भी एक डिवाइस को जो कि उस नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, जैसे भैया ने अभी बताया वो रैंसमवेयर वाला, तो मेरे साथ तो रियल लाइफ में हो चुका है ऐसा। मतलब ज़्यादातर केस मेरे साथ ही हो चुके हैं रियल लाइफ में। तो इससे पहले मेरा जो था ना, एक लैपटॉप था पुराना वाला, तो उसके अंदर मैंने एंटीवायरस इंस्टॉल करा था। अब जो एंटीवायरस, सोचो आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद रैंसमवेयर इंस्टॉल हो गया, और एक एक्सटेंशन थी EFDC करके, तो वो एक्सटेंशन मेरी जितनी भी फाइल थी कंप्यूटर में उन सब के आगे लग गई थी, मतलब वो एनक्रिप्ट हो गई थी उससे। हाँ, एनक्रिप्ट हो जाता है और उसके बाद डिक्रिप्ट करने का यूजुअली कोई तरीका होता है। और वहाँ पे एक रीडमी फाइल दी हुई थी, आप जैसे रीडमी फाइल ओपन करते हो तो वहाँ पे लिखा था कि इफ़ यू वांट टू ओपन दीज फाइल्स एंड, मतलब डिक्रिप्ट अगर करना चाहते हो आपको $1000 पे करने पड़ेंगे, एंड देन आपको एक टूल मिलेगा जिस टूल के जरिए आप सारी फाइल्स को डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो ये हो चुका है। फिर उसका कुछ हुआ नहीं था, लाइक मैंने बहुत सारे ट्राई करे एंटीवायरस की, कोई एंटीवायरस हो जिससे हम ठीक कर सकें, बट एक्चुअल में हुआ नहीं, वो फॉर्मेट ही करना पड़ा और सारा डेटा खराब हो गया था। आपने एंटीवायरस का बोला, ये फ्री वाला एंटीवायरस था क्या? मेरा अवेस्ट वाला था। फ्री वर्जन या पेड? फ्री वर्जन था। फ्री वर्जन ऑफ एंटीवायरस कभी किसी काम का नहीं होता है, कभी यूज नहीं करना चाहिए। भले ही वो बोले कि वो 1 महीने की सिक्योरिटी दे रहा है, कभी काम के नहीं होते। इनफैक्ट वो आपका डेटा किसी और के सर्वर पे भी भेज सकते हैं। फ्री वाला कभी यूज नहीं करना चाहिए, आप पेड वाला यूज कर लो। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, आप एक बारी के लिए अच्छा खरीद लो क्योंकि बहुत ज्यादा काम में आता है। एंड
अभी हम तो थोड़े से, अभी की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी टेक लिटरेट है, उनको पता है कि फिशिंग लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए, या फिर तो उनके लिए इन जनरल आइडिया कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो विंडोज डिफेंडर है वही काफ़ी है, वही काफ़ी सारे मॉलवेयर्स वगैरह को ब्लॉक करने में सक्षम है। बट एंटीवायरस बनने का रीज़न मैंने कि पढ़ा था, ये एंटीवायरस बनाया इसलिए गया था ताकि जितने भी ये ओल्ड एज लोग हैं वो बच सके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होता है, उनको वो सस्पिशियस लिंक्स पे इजीली क्लिक कर देंगे, तो उनके लिए बनाया गया था। हम जैसे के लिए जो कि टेक लिटरेट है, सिंपल विंडोज डिफेंडर इज इनफ। वैसे भैया ने जैसे बताया तो ये हो चुका है रियल में, एक मतलब पर्सन है, मतलब वो एज में थोड़े से ज़्यादा थे, उनके पास एक ऑफर है कि आप स्कॉर्पियो जीतोगे। आपको जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड रजिस्टर करना है। उन्होंने रजिस्टर करा अपने फ़ोन से, OTP डाली, OTP का सारा बैंक अकाउंट एक्सेस पूरा गया। एग्जैक्टली। तो ये है। खैर भैया, हमने इतना मतलब डेप्थ में बात करी, एक बार हमें इसके बारे में बता दीजिए कि ये मतलब अगर कोई फील्ड इसमें आना चाहता है, कोई बंदा आना चाहता है इस फील्ड में, तो कैसे आ सकता है एंड कैसे स्टार्ट कर सकता है बेसिकली? ओके। आने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ये एक नेवर एंडिंग फील्ड है। आप इसके अंदर कभी PhD करके आप इसको कभी मास्टर नहीं कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि आपने साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से करी है एंड आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो चुके हो, बट आप मास्टर कभी नहीं कर सकते इस चीज़ को। आप कभी भी 100% साइबर सिक्योरिटी सीख ही नहीं सकते, क्योंकि एक इवॉल्विंग फील्ड है, ये हमेशा इवॉल्व होते रहती है। तो अगर आप कंटिन्यूसली लर्न करने के, कंटिन्यूसली पढ़ने के लिए रेडी हो, तभी आप एक इस फील्ड में हो। क्योंकि हम एज अ गुड पर्सन किसी चीज़ को सिक्योर करके बैठ नहीं सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जितने भी बैड पर्सन्स है, उनका गोल यही होता है कि वो उन इम्परफेक्शंस को ढूंढे एंड उनको एक्सप्लॉइट करें। तो वो हमेशा सीखते रहेंगे। जितने बैड पर्सन है वो हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं। आप भी देख लो, जितना ज़्यादा कोई अच्छी पार्टी या कोई पॉजिटिव पर्सन इवॉल्व नहीं होता है, उससे ज़्यादा जल्दी एक नेगेटिव पर्सन गलत चीज़ें सीख लेता है एंड उसकी मास्टरी कर लेता है। तो आपको कंटिन्यूसली सीखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली फाइट्स के अंदर एंगेज करना ही पड़ता है। एंड बाय फाइट्स आई मीन कि अटैकर्स को पुश ऑफ करना, फिर आप अटैकर्स आपको ऊपर तक अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब कुछ टेक्निकली होता है, लिटरल में अटैक नहीं करते, तो अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमेशा सीखना पड़ता है। एंड अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो, तब तो सबसे पहले जो फील्ड आ सकती है, जो कि जिसमें आपको सीखना चाहिए, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि हैकिंग क्या होता है, हम नेटवर्क्स के अंदर ही कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं, हम सर्वर्स के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं, हम कंपोनेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं। तो नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा सबसे ज़रूरी होती है, आनी चाहिए। अगर आपको कोई टूल भी बनाना है खुद का, अगेन नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सब कुछ आप हर बार सब कुछ एक फिजिकल वायर के थ्रू नहीं कर सकते। आपको चीज़ें वायरलेसली करनी पड़ेगी, और वायरलेसली अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको वायरलेस मीडियम समझना ही पड़ेगा। डेटा पैकेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, TCP IP UDP, ये सब कुछ कैसे काम करता है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। नेटवर्किंग एक हो गया। नेटवर्किंग के बाद में आपको बेसिक जो PC होता है वो यूज़ करना ऑब्वियसली आना चाहिए। OS अच्छे से OS मैं एक स्पेसिफिक टर्म है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आना चाहिए। इसके डिटेल्स आनी चाहिए कि एक हार्ड ड्राइव कैसे काम करती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग नहीं होता है, अटैकिंग या डिफेंसिव नहीं होती, एक फील्ड होती है फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स के अंदर क्या होता है, अब समझ लो कोई कंपनी हैक हो चुकी है, तो उसके बाद जो उनकी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम होती है वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके अंदर वो चेक करते हैं कि हैक कैसे हुआ है, कंपनी कैसे हैक हुई है, जो अटैकर था उसने कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया एंड कैसे कैसे किया। तो इस चीज़ के लिए फोरेंसिक्स आनी चाहिए। एंड अब समझ लो हैकर ने पूरा डेटा डिलीट कर दिया, तो उसके लिए भी फोरेंसिक्स होता है। फोरेंसिक्स डेटा रिकवर करने के लिए भी काम आ सकता है। फोरेंसिक्स बहुत ज़रूरी, इसके लिए OS की नॉलेज बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो अगेन OS सीखो। OS के बाद में DBMS ये चाहिए होता है। DBMS आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा गेम ही डेटाबेसेस का होता है। हम मेन हैकिंग क्यों करते हैं, ताकि हम डेटाबेस का एक्सेस ले सकें। तो DBMS अगेन पूरा आना चाहिए। आप किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के नहीं चल सकते, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कभी भी आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर मास्टरी नहीं कर सकते। आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी चाहिए। इनफैक्ट HTML, जिसको लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं मानते, उस लैंग्वेज तक से हैक हो सकता है। एक अटैक होता है HTML इंजेक्शन या फिर HTML टैम्परिंग। ये HTML के कोड को आप चेंज करके वेबसाइट्स के अंदर अनवांटेड बिहेवियर करवा सकते हो। तो एक HTML जैसी लैंग्वेज जिससे अगर ये सब कुछ हो सकता है, तो इमेजिन करो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे पाइथन वगैरह से कितनी चीज़ें हो सकती है। बहुत कुछ हो सकता है। तो अगेन आप जो बेयर मिनिमम है वो जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, HTML आनी चाहिए, पाइथन
आनी ही चाहिए। इनके साथ में C++, मालवेयर्स वगैरह मोस्टली उन्हीं में लेके जाते हैं, आपको वो भी आने ही चाहिए। ये बेयर मिनिमम है। इसके अलावा अगर आप गो एंड रस्ट सीख लेते हो, जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, रस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, गो एंड रस्ट सीख लेते हो, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई। इसके बाद में आपको अलग अलग ओएस के कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए, अलग अलग ओएस यूज़ करना, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, एंड इनके CLI वर्जन, GUI ने इनके CLI वर्जन्स को भी यूज़ में करना आना चाहिए। आई थिंक टेल भी है, टेलविंड अगेन ये लिनक्स का ही सब पार्ट है। लिनक्स के काफी सारे डिस्ट्रोज अलग होते हैं। डिस्ट्रोज एज एन कि अपने पास डेबियन होता है, अपने पास आर्ट्स हो जाता है, और उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग आते हैं। सबसे फेमस काली लिनक्स, अगेन वो एक डेबियन बेस्ड लिनक्स सिस्टम है। काली के साथ साथ पैरेट OS भी आ जाता है। पैरेट के बाद में अपने पास उबंटू भी आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। अब मिंट एंड फेडोरा भी आ जाता है। ये डेबियन बेस्ड नहीं है, मिंट एंड फेडोरा भी आ जाते हैं। अब आर्च के अंदर गरुड़ा लिनक्स, जिसका UI बहुत ज्यादा अच्छा है। गरुड़ा के बाद आर्च लिनक्स, ब्लैक आर्च लिनक्स एक हैवी OS है। ऑलमोस्ट 35 GB की इसकी सिर्फ ISO फाइल होती है। इसके अंदर मोर देन 3500 टूल्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं। और अगर 3500 आपको ज़्यादा नहीं लग रहे तो मैं बता दूं, काली लिनक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 550 टूल्स आते हैं। और काली से ही आप मोर देन एनफ हो कि आप कुछ भी हैक कर सको। तो सोच लीजिए ब्लैक आर्ट से कितना सब कुछ हो सकता है। तो अलग अलग OS आने चाहिए। एंड हाँ, मेन ये सब चीज़ें, नेटवर्किंग, OS, DBMS, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड यूजिंग मल्टीपल OSs, तो ये आनी चाहिए। मतलब वो तो फिर जब आप करते रहोगे आगे, तो फिर आगे चीजें पता लगती रहती हैं। हमेशा आप ऐसा मत करो कि पहले सारी चीजें सीखोगे फिर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे साइबर सिक्योरिटी को। आप साथ ही साथ करते रहो, क्योंकि एक बारी में सारी चीजें सीखना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरा सीख ही नहीं सकते हो। तो साइमल्टेनियसली करते रहो सब कुछ एंड हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये। तो भैया एक बार जो है ना, हमें अब VPN का यूज़ बता दीजिए। आजकल VPN बहुत फेमस हो रहा है। लोग बोल रहे हैं नॉर्ड VPN, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे हैं VPN के बारे में। और लोग जान नहीं पा रहे हैं कि VPN का यूज़ क्या है, और आधे से ज़्यादा बंदे तो VPN फ्री यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या है VPN? दो टर्म्स होती है, VPN एंड प्रॉक्सी। ये दोनों की दोनों आपको एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है इंटरनेट सर्व करने के लिए। दोनों बहुत अलग चीज़ है, दोनों का पर्पस अलग है, और दोनों की वर्किंग अलग है, बट दोनों का पर्पस ऑलमोस्ट सेम है कि आपको एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना इंटरनेट सर्व करने के लिए। तो VPN क्या होता है? अगेन VPN के अंदर ये एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसके अंदर आपके डिवाइस के और आपकी ISP के बीच में एक वर्चुअल, नॉट ISP, इंटरनेट के बीच में एक वर्चुअल टनल क्रिएट हो जाती है, एक सिक्योर टनल क्रिएट हो जाती है, जिससे आपका जो कुछ भी डेटा होता है वो हिडन हो जाता है। आपके ISP को पता नहीं चलेगा कि आप क्या डेटा देख रहे हो। तो नंबर 1, डेटा एनक्रिप्ट हो गया, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या भेज रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। अगेन ISP होता है, भी आई थिंक सो बता दीजिए। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आपके घर पे अगर जियो का वाईफाई लगा हुआ है, जियो फाइबर लगा हुआ है, तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया जियो, या फिर एयरटेल भी एक ISP है। अलग अलग तरह के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज इंटरनेट प्रोवाइड करती है उन्हें बोलते हैं। ये आपका डेटा देखती है, आपका डेटा कैप्चर करती है एंड आपका डेटा स्टोर रखती है अपने पास में। जैसे अभी बीच में वो भी आते रहते हैं ना कि 18 से 25 की एज में स्टूडेंट्स ये सर्च कर रहे हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा ही आ रहा है। उस डेटा आता है, गूगल भी जो भी अपन सर्च करते हैं वो डेटा कैप्चर करता है। एंड अगर आप चाहते हो कि कैप्चर नहीं करे तो आपको VPN यूज कर लेना चाहिए, प्रॉक्सी नहीं, VPN आपके और इंटरनेट के बीच में एक सिक्योर टनल क्रिएट कर देगा, जिससे आपका डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है एंड कोई भी नहीं पता लगा सकता कि आप क्या कर रहे हो। ऑल्दो ये पता लग सकता है कि आप VPN के अंडर में हो, VPN यूज कर रहे हो, बट कौन सा VPN एंड वो कौन सा एनक्रिप्शन यूज कर रहा है वो सब पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब VPN एक बेसिकली एक लेयर डाल देता है हमारा जो ओरिजिनल IP एड्रेस होता है। एग्जैक्टली, ये हमारा IP एड्रेस चेंज कर देता है। हमारा जो पब्लिक IP होता है, फिर वो VPN का जो सर्वर है उसकी IP लग जाती है उसके ऊपर। तो नंबर 1, हमारी IP हाइड हो चुकी है, हम एनोनिमस हो चुके हैं, हमारा डेटा एनक्रिप्ट हो चुका है। तो VPN इन सब कामों के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है। देन अगेन आता है एक प्रॉक्सी। काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं प्रॉक्सी एंड VPN के बीच में। प्रॉक्सी एक सिक्योर टनल क्रिएट नहीं करता है, VPN आपके और इंटरनेट के बीच में टनल क्रिएट करता है, जबकि प्रॉक्सी आपके और इंटरनेट के बीच में एक ऐसा सर्वर होता है जो कि एक एज अ इंटरमीडिएट एक्ट करता है। अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो फिर आप पहले प्रॉक्सी सर्वर को एक्सेस करोगे एंड देन प्रॉक्सी सर्वर आपकी साइड से इंटरनेट को सर्व करेगा। तो फिर इंटरनेट पे आपकी IP की जगह
प्रॉक्सी सर्वर की आईपी आती सर्वर है। की आईपी होगी। तो ये आपकी आईपी को तो हाइड कर देता है, बट ये आपका डेटा हाइड नहीं करता, ये एनक्रिप्ट नहीं करता है। ओके। तो प्रॉक्सी ये होता है, दोनों के अलग अलग पर्पस है। अब मुझे अगर कोई रीजन बेस्ड कंटेंट देखना है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही अवेलेबल, तो फिर मैं वीपीएन का यूज कर सकता हूँ। या फिर अगर मुझे कोई ब्लॉग वेबसाइट देखनी है तो फिर मैं कोई ब्लॉग कंटेंट है, फिर मुझे उस कंटेंट जो कि फिल्टर लगा रखा है उसको बाईपास करना है, तो फिर मैं प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंस होता है वीपीएन एंड प्रॉक्सी में। आजकल मैं एडवाइस करता हूँ कि हमें हमेशा वीपीएन हमेशा यूज करना चाहिए नॉर्मली। एंड एक अच्छा पेड वीपीएन। फ्री वीपीएन कभी यूज मत करो। हमारा वीपीएन का गोल क्या होता है, ताकि हमारा डेटा सिक्योर हो जाए, डेटा हाइड हो जाए एंड कोई नॉर्मल पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। जो क्या फ्री हैकर से भी सिक्योर रहते हैं इन वीपीएन्स के थ्रू? हाँ, आप हैकर्स के थ्रू हैकर से सिक्योर हो सकते हो। हैकर आपका कभी भी फिर डेटा मॉनिटर नहीं कर पाएगा। एक पैसिव अटैक होता है जिसके अंदर नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं। हम टूल्स जैसे वायरशार्क एंड टीसीपी डंप, ये दो बहुत ही फेमस टूल है। इनका यूज करके हम पैकेट एनालिसिस कर सकते हैं। वायरशार्क तो पता ही है, हमने यूज कर रखा है वायरशार्क, हम जब गए थे वहां पर। तो उनका यूज करके अगर ये वीपीएन से कनेक्टेड नहीं है और ये एक इनसिक्योर्ड प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं जैसे HTTP, तो मैं इनका डेटा देख सकता हूँ। अगर ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल जैसे HTTPS का यूज कर रहे हैं, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है वो, अगर उसका यूज कर रहे हैं तो जो डेटा है मैं देख पाऊंगा कि पैकेज ट्रांसफर हो रहे हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी मुझे पता चल जाएगी, बट कंटेंट उसका वो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से HTTPS भी सिक्योर करता है। बट अगेन अभी HTTPS को बाईपास करने के काफी सारे तरीके आ चुके हैं। हम डिक्रिप्ट करने की जगह सिंपल डाउनग्रेड कर सकते हैं। HTTPS को HTTP पे कर सकते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर HTTP पे कन्वर्ट हो गया देन अगेन डेटा देखना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। अब इसके प्रोटेक्शन के लिए एक HSTS और आया था। HSTS ब्राउजर पे इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये अगर कोई डाउनग्रेड कर देता है, इसके अंदर क्या होता है, अगर मैंने HTTPS को डाउनग्रेड कर दिया तो फिर वो वापस से अपग्रेड करके HTTPS कर देता है। बेसिक इतना ही समझ लीजिए, थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट डाउनग्रेड को वापस से अपग्रेड कर देता है, जिससे डेटा देखना, कंटेंट देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये तो होता है HTTP, HTTPS, HSTS। अगर कोई बंदा VPN यूज कर रहा है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि उसका कंटेंट क्या है। कंटेंट के साथ में मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो पर्सन कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहा है, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी तो चेंज हो गई। फिर डेस्टिनेशन आईपी तो VPN का सर्वर जो है, VPN की आईपी वो लग गई, एंड सोर्स आईपी जो थी, जो सोर्स आईपी है, सोर्स आईपी के अंदर तो इनकी जो आईपी थी ओरिजिनल पब्लिक आईपी वो चेंज हो गई, वो तो आ गई VPN की आईपी। और जो डेस्टिनेशन आईपी है वो भी चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड हो चुकी है। तो हमें पता नहीं चल सकता कि आप क्या कर रहे हो। ऑल्दो मैं देख सकता हूँ बट मैं कुछ समझ नहीं सकता। लाइक पैकेट्स आ जाएंगे बट आपको पता नहीं होगा कि पता नहीं चलेगा, फिर वो मेरे लिए इररिलेवेंट ही हुआ है, फिर कुछ सेंस नहीं है उस डेटा का। एग्जैक्टली, यूजलेस डेटा है मेरे लिए फिर वो। तो VPN मस्त है। एक अच्छा पेड VPN यूज करो। नॉट VPN अगेन एक अच्छा VPN है, उसके अलावा प्रोटॉन VPN भी एक अच्छा VPN है। मैं पर्सनली नॉट VPN का यूज करता हूँ। नॉट VPN के साथ साथ अगर मैं कभी कोई छोटे लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बेसिक लेवल पे अपनी आइडेंटिटी हाइड करूँ, तो मैं ओपन VPN करके भी आता है। थोड़ा ओपन VPN अलग टाइप का है, इसके अंदर आपको खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ती है। हाँ, तो ओपन VPN का यूज कर सकते हैं। आई थिंक विंडोज में भी होता ही है। विंडोज के अंदर ओपन VPN सर्विस अवेलेबल है, आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, आप कर सकते हो। देन अगेन प्रॉक्सी सर्वर्स का भी आप यूज कर सकते हैं अपने आप को छुपाने के लिए, या फिर एक बेटर एनवायरनमेंट फॉर ब्राउजिंग करने के लिए। ओके, तो भैया एक बार जैसे आपने VPN के बारे में सब बताया, सिक्योरिटी के बारे में, बट एक बार एक चीज़ ये बता दीजिए, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो वो इंटरनेट को सेफली कैसे सर्व कर सकता है, सेफली कैसे चला सकता है? क्योंकि आजकल तो हर जगह ही कोई लिंक पे क्लिक करे हैक हो जाएगा, कोई ये डाउनलोड कर लिया हैक हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं मतलब इसमें? नंबर एक, आपको अपनी अर्जिस पे कंट्रोल करना है। एंड बाय दैट आई मीन कि आपको हर लिंक पे क्लिक नहीं करना है, भले वो कितनी भी ज्यादा टेम्पटिंग दिखे। जैसे भी आपके साथ हुआ था पिक्चर्स ऑफ यू व्हेन यू वर अ चाइल्ड, ये बहुत ज्यादा टेम्पटिंग होता है। हर कोई पर्सन अपनी चाइल्डहुड पिक्चर्स देखना चाहता है, तो इन्होंने क्लिक कर दिया। भले इनको पता था कि फिशिंग लिंक है, बट अंदर से एक टेम्पटेशन आई होगी कि क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। ये वाली जो थॉट है कभी मत लेके आना, क्योंकि अगर आप हैक हो गए तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होंगे। आपको बिल्कुल नहीं पता कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ना हो, या फिर हो सकता है कि आपके डिवाइस के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस हैक हो जाए, एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज। ऐसे होता भी है जैसे कुछ कंपनीज में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो एक एम्प्लॉय की वजह से मल्टीपल एम्प्लॉयज हैक हो जाते हैं। एग्जैक्टली, एक एम्प्लॉय की वजह से मल्टीपल एम्प्लॉयज, एंड देन बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो सकता है। अगर आपको सेफ ब्राउजिंग करनी है, VPN एक हमेशा लगा लो।
साथ ही साथ एक अच्छे ब्राउजर का भी यूज करो। मैं पर्सनली ब्रेव ब्राउजर जो है सिंपल इंटरनेट सर्फिंग के लिए ब्रेव अच्छा है। ब्रेव ब्राउजर काफी अच्छा है। उसके अंदर एड ब्लॉकर्स वगैरह पहले से ही काफी सारे लगे हुए आते हैं, तो एड्स का तो कोई खतरा ही नहीं है, एड्स पे भी क्लिक कभी नहीं उसमें करना। अनोनिमिटी बहुत अच्छी है अगर हम इन कंपैरिजन टू क्रोम देखें। हाँ। जैसे गूगल वाले बोलेंगे यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हो क्रोम पे, बट अगर हम क्रोम का देखें तो क्रोम थोड़ा सा ज़्यादा डेटा लेता है यूज़र का, एंड ब्रेव में अनोनिमिटी ज़्यादा रहती है। इसी के अलावा फायरफॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेव जो है वो भी वैसे क्रोमियम बेस्ड ही है, क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर ही है, तो फिर फायरफॉक्स एक अच्छा ब्राउजर है, ब्रेव एक अच्छा ब्राउजर है। इनके अलावा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कोई। हाँ, तो मतलब ये तो कुछ अच्छे ब्राउजर्स हैं, बाकी अच्छे ब्राउजर तो आते ही रहेंगे। हाँ, ब्राउजर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे ब्रेव अभी न्यू आया है, मतलब इससे पहले ब्रेव था। हाँ, बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है ब्रेव को आए हुए। ब्रेव अभी रिसेंटली आया है और अच्छा खासा चल रहा है। इसका यूसेज जो है अच्छा है और इसके पॉजिटिव रिव्यूज है, इसको हम यूज कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे तरीके से इंटरनेट सर्व करना है, आप ध्यान रखिए कि आप कोई भी गलत चीज सर्च नहीं कर रहे हो। जो चीज जिस चीज से आपको मतलब नहीं है या फिर जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीजों को सर्च बिल्कुल भी मत करिए। एंड जो चीज आपको पता है कि हाँ ये लिंक सही है, सबसे पहले देखिए कि वो HTTP है, HTTPS है। ऑल्दो ये एक सेकेंडरी पॉइंट है, जरूरी नहीं कि हर HTTP खराबी हो, हर HTTP लिंक खराबी हो, बट ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है। हमेशा HTTP का ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि HTTP पे है और आपको चाहिए, उस चीज का ऑल्टरनेटिव HTTPS पे ढूंढ लीजिए, मिल जाएगी हमेशा। तो यही सब टिप्स है जिनको फॉलो, हमेशा ये बेसिक टिप्स है जिनको अगर कोई ओल्ड एज पर्सन भी फॉलो करता है, एक सेफ ब्राउजिंग वो कर सकता है। वैसे जैसे जैसे सिक्योरिटी वगैरह भैया ने बताया सब बढ़ती जा रही हैं, मतलब सिक्योरिटी की बहुत सारी चीज़ें, जैसे भैया तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी हैं, तो भैया को सब पता है कि सिक्योरिटी कैसे कैसे लेवल अप हो रही है टाइम टू टाइम। बट उसके साथ बहुत ज़्यादा हैकिंग के जो तरीके हैं, जो बैड हैकर्स हैं, वो भी अपने तरीके बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। वो हमेशा लर्न करते रहते हैं, क्योंकि अगेन अभी मैंने बोला कि जो बैड पर्सन है वो ज़्यादा जल्दी इवॉल्व करता है, ज़्यादा जल्दी चीज़ें सीखता है, तो इवॉल्व होते जा रहे हैं तरीके। अरे इवन मतलब हम तो हैकिंग की बात कर रहे हैं, बट लोग तो कॉल पे भी स्पैम कॉल्स कर देते हैं कि हम पुलिस बोल रहे हैं, आपको अरेस्ट कर लिया है। हाँ, ऐसा होने लगा है। बहुत सारे केसेस हो रहे हैं तो आजकल। तो भैया हमने जैसे पूरी हैकिंग के बारे में बात करी, आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर होगा। बट हमें ये बताइए कि आपने अभी रिसेंट में SAP लैब्स में, मतलब जो कि बहुत एक अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो वो निकाली है। एंड भैया ने Tier 3 कॉलेज से निकाली है। मतलब हमारे कॉलेज में तो इतना प्लेसमेंट होता नहीं है। आई होप कोई देख नहीं रहा हो कॉलेज से, टीचर नहीं, सब अच्छा है, टीचरों के लिए सब अच्छा है। टीचर के लिए सब बाकी अच्छा है। तो भैया मतलब बताइए हमें कि आपने ये Tier 3 कॉलेज से एक अच्छी इंटर्नशिप कैसे निकाली, और भैया ने ये मतलब खुद के उस पर ही निकाली है सारा सेल्फ स्टडी करके। तो भैया क्या पढ़ा था, कैसे हुआ, और क्या इंटरव्यू प्रोसेस था, पूरा बताइए एक बार हमें। ओके। इंटरव्यू प्रोसेस से पहले इंटरव्यू प्रिपरेशन देख लेते हैं कि ये आपको नॉलेज हर एक चीज़ की होनी चाहिए। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी रोल के लिए जा रहा हूँ तो सिर्फ मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो फिर उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है मैं एक रफ आइडिया लगा सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट्स, अगर सिर्फ इंटरव्यू की बात करें, मेन सब्जेक्ट्स OS, DBMS, DAA या फिर DSA भी बोलते हैं इसको, DSA, ये मेन कॉन्सेप्ट है। एंड नेटवर्किंग, ये आपको आना ही चाहिए। अगर आपके ये सब कुछ क्लियर है, आप रेडी हो इंटरव्यू फोड़ने के लिए। ये सब मेरे अच्छे से क्लियर थे। सेल्फ स्टडी हमेशा करनी है, दिन में 24 आवर्स ही है आपके पास में। नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं 3 दिन से ज्यादा 8-8 घंटे लगातार सो रहा हूँ। इनफैक्ट अभी जब SIH का टाइम था, हमारी 48 आवर्स की हैकाथॉन थी, मैं 48 आवर्स कंटिन्यूसली काम किया था, मतलब और कोई इशू नहीं हुआ। इस चीज में कहना चाहूंगा कि मतलब हमारी टीम में हम सब कर रहे थे, हम सब ने बहुत बढ़िया वर्क करा, सबने अच्छा काम किया, बट भैया ने तो बहुत ज्यादा जगह, मतलब भैया हम में से सबसे कम सोए थे। तो वो चीज़ तो मैंने खुद पर्सनली लेवल पे देखी है, तो वो चीज़ तो है ही। अगेन आपको नींद पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नींद पे करना पड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप सोएंगे ही नहीं, इससे आपकी मेंटल स्टेट ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। अब इतना रेस्ट लीजिए जितना सफिशिएंट है। मेरा जब मन करता है मैं तब सो जाता हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं मैं कभी भी सोता ही रहूंगा। मैं नैप्स ले लेता हूँ, मैं फ्रीक्वेंट नैप्स लेते रहता हूँ। मैं 15-15 मिनट के नैप्स ले लेता हूँ। एंड हो सकता है कि मैं दिन में 4-4, 5-5 बार 15-15 मिनट के नैप्स ले रहा हूँ। एंड अगर नैप्स के बाद में मुझे नींद की जरूरत नहीं लगती रात को, तो फिर मैं नहीं सोता हूँ। मैं अपना दूसरा काम, मैं कुछ ना कुछ नॉलेज किसी भी फील्ड के अंदर
मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने का भी शौक है। मैं पाइथन ये बेसिक लैंग्वेजेस सभी को आती है। इसी के अलावा साथ साथ में मैं असेंबली भी सीख रहा हूँ। इसका यूज क्या है, कोई यूज नहीं है, सिर्फ मुझे शौक है सीखने का। असेंबली बहुत पुरानी लैंग्वेज, जिनको नहीं पता है तो हाँ, बहुत पुरानी लैंग्वेज है। तो बाकी मतलब भैया जैसे आप ये सब तो बता ही रहे हो, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा कॉलेज बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। मतलब और कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस होती है, हमारे कॉलेज में तो 85 है। 85 और अगर उससे कम रखी तो फाइन है, फाइन पे करो। 70 से नीचे तो डिटेन। तो फिर इसी वजह से अब मतलब मैं भैया से इसी वजह से जाने कि ये चीज़ क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने हमारे कॉलेज में होते हुए, मतलब और कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा मैं, हमारे कॉलेज में होते हुए आपने इतना टाइम मेंटेन कैसे करा और ये सब करो, फिर उसके बाद एक अच्छी प्लेसमेंट भी निकाली और एक अच्छा कॉलेज भी आपके पास। लेकिन ये इजी टास्क तो बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं कहूँगा मुश्किल है, बट इजी भी नहीं है। आपको थोड़ा सा, अब हर पर्सन अलग होता है। मैं पर्सनली जब बर्डन मेरे ऊपर आता तब मैं उसके अंदर थ्राइव करता हूँ। मुझे उस कंडीशन में रहना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, मैं एक कंटेनराइज एनवायरनमेंट के अंदर हूँ जहाँ पे मुझे कोई चीज डिलीवर करनी है। उस कंडीशन के अंदर मेरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई रहती है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ जने ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी होती है। मतलब शुरुआत में कुछ काम नहीं करेंगे, बट जैसे एंड टाइम आ रहा है कि भाई डेडलाइन आ रही है तो बस ये प्रोक्रेस्टिनेशन एकदम पीक पे रहता है हमारा। हाँ, वही तो ये होता है। अब मैं ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता वैसे कि हम इस तरीके से काम करें, बट अगेन आपके लिए अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो हाँ, इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब हमारे कॉलेज का एवरेज जो छुट्टी का टाइम होता है वो होता है 4 to 5 के आसपास। स्कूल है भाई, स्कूल है, प्रॉपर स्कूल है। एंड स्टार्टिंग टाइम भी होता है अप्रोक्स 8:30 to 9 के आसपास में। तो जो इतना लंबा पीरियड है, इसके बाद में काफी ज्यादा थक जाते हैं। तो इतने टायरिंग डे के बाद में मैं पर्सनली वो काम करता हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं कभी कभी वर्कआउट्स कर लेता हूँ। मुझे वर्कआउट्स वगैरह का भी शौक है। एंड कभी कभी मैं वर्कआउट्स कर लेता हूँ, लाइट वर्कआउट, जिससे ताकि थोड़ा सा बॉडी रिफ्रेश फील हो जाए। या फिर मैं आराम से बैठ के सिंपल गाने सुनता हूँ एक अंधेरे कमरे के अंदर। ये दोनों से अगर मैं आधा एक घंटा भी कर दे रहा हूँ ना, मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। एंड उसके बाद में मैं जो पूरी रात होती है, हमारा मेन जो मैं बोलूँगा हमारा दिन रात के समय शुरू होता है। रियल हैकर एज अ हैकर एंड एज अ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मोस्टली सबका यही, क्योंकि वो शाम के आसपास घर पहुंचते हैं। एंड अभी का जो मौसम है, शाम होते होते अंधेरा हो जाता है। तो फिर जो हमारा दिन है वो रात को शुरू होता है। तो रात को मैं एकदम रिफ्रेश फीलिंग के साथ में आराम से जो भी अपना पढ़ना है, कभी पढ़ने बैठ जाता हूँ। पढ़ने के अंदर ये कॉलेज वाला नहीं, अपनी साइबर सिक्योरिटी फील्ड जो अपना जो इंटरेस्ट है उसके अंदर वो पढ़ने बैठ जाता हूँ। क्योंकि कॉलेज की स्टडी से तो आप कहीं नहीं कर सकते, सिर्फ कॉलेज करना पड़ेगा। कॉलेज की स्टडी आपको बेसिक्स करवा देगी, बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बट एडवांस आपको खुद को ही करना पड़ता है। तो कॉलेज वो नहीं करा सकता, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है, आप कोई भी इंटरव्यू फोड़ने के लिए तैयार हो, उसके बाद में जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है SAP का, उसके अंदर होता है एक ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट आपको करना पड़ता है। ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछते हैं वो, एंड 45 मिनट्स एग्जैक्टली याद तो नहीं मुझे, बट एवरेज में 45 मिनट्स या 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम होता है। हमें 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। एंड मुझसे तो काफी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। मुझसे तो एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो ये था कि आपके पास एक सिंपल सी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर रैंडम एलिमेंट्स है एंड रैंडम साइज इसके है। तो हम क्या चाहते हैं, जो आउटपुट होना चाहिए उस लिस्ट के सारे इवन एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में एंड सारे ऑड एलिमेंट्स राइट साइड में होने चाहिए। लेकिन इजी क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट में पूछते हैं। फिर आता है ऑफलाइन कोडिंग असेसमेंट, ऑफलाइन इंटरव्यूज आते हैं। ऑफलाइन के अंदर 3 राउंड होते हैं, 2 तो होता है जिसमें से टेक्निकल, एंड थर्ड होता है HR राउंड, और ये होता है एलिमिनेशन। अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं कर पाए तो फिर आप सेकंड राउंड में नहीं पहुंचोगे, सेकंड क्लियर नहीं कर पाए तो थर्ड में नहीं पहुंचोगे। आपको तीनों ही क्लियर करने पड़ते हैं। 2 टेक्निकल एवरेज मेरे गए थे 1.5 आवर एट मैक्स मेरा गया था। अगेन इसके 3 राउंड होते हैं, 2 तो टेक्निकल एंड एक HR, एंड एवरेज के अंदर मेरा 1.5 आवर गया था। एंड जो HR राउंड था मेरा वो अप्रोक्स 45 मिनट्स के आसपास का गया था। HR के अंदर कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। HR के अंदर आपसे बेसिक्स कंपनी के बारे में एंड आपकी पर्सनालिटी के बारे में, एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे होते हैं। सिंपल एप्टीट्यूड नहीं, बट आपकी थिंकिंग कैसे काम कर रही है। उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा मोमेंट बताओ लाइफ का जब आप एकदम डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आपने उससे कैसे रिकवर किया। मुझसे HR में पता नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, क्योंकि मेरा HR राउंड ये फर्स्ट HR राउंड था। तो ये होता है, अगर आप तीनों क्लियर कर लेते हो देन आप एलिजिबल हो SAP के लिए। अगेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने चाहिए। जो क्वेश्चंस मैं एक्सेप्ट कर रहा था मुझसे वो टेक्निकल में नहीं पूछे गए थे, मैं एकदम प्रिपेयर था। जो मेरा राउंड 1 था वो सबसे गंदा राउंड, मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए सबसे गंदा इंटरव्यू मेरा वो वाला था। मैं अप्रोक्स 10 में से
5 क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाया था, बट पता नहीं कैसे लकीली मेरा वो राउंड क्लियर हो गया, देन राउंड 2 राउंड 3 भी क्लियर हो गया, एंड देन अगेन ये सेम चीज तो हमारे साथ आई थिंक एसआईएच में भी हुई थी फर्स्ट राउंड में। तो हाँ, हमारे एसआईएच के अंदर भी ऐसा ही होता है। एसआईएच में भी हमारे 3 या 4 इवैल्यूएशन राउंड थे। हमें पहले 2 राउंड तो उन्होंने एकदम ही मना कर दी कि नहीं, आपको प्रोजेक्ट काम ही नहीं करेगा, एंड एंडिंग तक आता है तो सिर्फ हमारी टीम थी जो कि प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अचीव कर पाई थी, बट हम जीत तो नहीं पाए थे, हम जीत नहीं पाए थे। सेकंड ही आ पाए, वो भी उन्होंने बताया था हमें मेंशन करके। तो भैया जैसे ये तो आपने बताया एसएपी लैब्स का, बाकी देखा है कि आपने बिट्स पिलानी में भी एमटेक करने जा रहे हो अब। बिट्स पिलानी एमटेक, हाँ बिट्स पिलानी में क्या मतलब कैसे, और ये मतलब क्या हुआ, मतलब आपको कैसा फील हो रहा है, और बताइए एक बार कि कैसे करा आपने ये बिट्स पिलानी वाला। बिट्स पिलानी, ये तो मैं बोलूँगा मैंने एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली थी सिर्फ और सिर्फ। मुझे मेरे साथ ऐसा था कि एसएपी के अंदर अगर मैं जा रहा था तो कंपनी वाली मुझे बिट्स पिलाने से वो करवा दे रहे थे। उन्होंने बोला था कि हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो अब अगर कंपनी वाले करवाने को रेडी है तो फिर मैं क्यों नहीं करूँ। तो जो एसएपी लैब्स थी उन्होंने बोला कि वो करवा देंगे, तो मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। एंड देन मेरी एमटेक एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिट्स पिलानी से वो मैंने परस्यू कर ली थी। तो फिर एक बार मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं वहाँ से शुरू करूँगा। एंड बिट्स का काफ़ी नाम सुना है, तो अब देखते कि वो सच में वैसी है या फिर ऑफ कोर्स वो तो इससे तो अच्छा ही होगा। मतलब जो कॉलेज से आप जा रहे हो, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट जिस कॉलेज से आप जा रहे हो हाँ उस कॉलेज से तो अच्छा ही होगा। खैर भैया, मतलब आपने ये सब चीज़ें बताई एंड सब कुछ क्लियर है। बाकी एसआईएच का कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप एसआईएच स्टूडेंट्स के लिए जो अगले साल पार्टिसिपेट करेंगे, या अभी कुछ हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट, क्योंकि भैया हैकाथॉन्स में यूजुअली पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो एक बार हैकाथॉन का भी बता दीजिए और एसआईएच का भी। तो हैकाथॉन्स का तो ऐसा है कि आप हारो या जीतो मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ हैकाथॉन्स अटेंड करनी है। मैं जब गया था इस एसआईएच के अंदर, मेरा गोल कभी जीतना था ही नहीं। जैसे मैंने इनको बता दिया था कि मेरा जीतना बिल्कुल भी गोल नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के लिए जा रहा हूँ। मेरा मेन गोल रहता है नेटवर्किंग के लिए। तो वहाँ पर अच्छी खासी नेटवर्किंग करी मैंने, अलग अलग स्टूडेंट से मिला, एंड स्टूडेंट से ज़्यादा मैं वहाँ पे फैकल्टी से मिला था। तो अच्छे नेटवर्क बिल्ड हुए, अच्छा हमने हमारे कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करे थे। एंड अभी मैं उनसे कुछ जनों से भी बातें होते रहती है, तो ये एक अच्छी बात है कि मैं अभी भी टच में हूँ वहाँ पे टॉप स्टूडेंट्स के साथ में एंड टॉप फैकल्टीज के साथ में। इवन आईआईटी के प्रोफेसर्स ने नंबर भी दिया था। आईआईटी के प्रोफेसर्स थे, काफी सारे जजेस तक हमसे इम्प्रेस हुए थे हमारे प्रोजेक्ट से, उन्होंने भी अपना नंबर दिया था हमें। तो उनके साथ भी मैं टच में हूँ, मेरी जजेस से भी अभी तक बातचीत होते रहती है। एंड हम मेनली डिस्कशंस अपॉर्चुनिटीज का करते हैं कि अभी कौन सी मेरे लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, मैं अपनी अगर पूछूं तो मैं अपनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है तो मैं उसमें देखते रहता हूँ। ऑल्दो मेरी अभी एसएपी के अंदर है, बट उसकी ज्वाइनिंग अभी बाद में है, एंड अभी तो कोई ऑफर साइन नहीं हुआ है, तो फिर मैं अभी एलिजिबल हूँ करने के लिए। तो अगेन नेटवर्किंग हमेशा से नंबर 1 प्रायोरिटी रही है मेरी। नंबर 2 प्रायोरिटी थी कि हमें जीतना है। काफी लंबे समय तक, जैसे जो 48 आवर्स की हैकाथॉन थी उसके अंदर से फर्स्ट हाफ तो हमने कुछ किया ही नहीं था। जो कुछ भी हमने किया जजेस ने उसको रिजेक्ट करके उन्होंने बोल दिया ये रॉन्ग है तुम्हारा, ये समझो कि हमारा प्रोजेक्ट डस्टबिन में फेंक दिया था। तो फिर तो सेकंड हाफ के अंदर ही हमने मेन हमारा अटैक जो कुछ भी था हमने शुरू किया था, वर्क करा था उसी में। और अभी की अगर मैं बात करूँ, अगर आप सबको हैकाथॉन्स वगैरह अटेंड करनी हो, एक प्लेटफॉर्म है अनस्टॉप, UNSTOP, अनस्टॉप पे जाओ, काफी सारी हैकाथॉन्स उसके ऊपर आते रहती है, रजिस्टर कर लो। मैं बोलूंगा कि आप ऑफलाइन हैकाथॉन्स में ज्यादा जाओ, कि ऑनलाइन के अंदर इतना अच्छे से आप कुछ कर नहीं सकते, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ऑनलाइन हैकाथॉन्स में जाओ, एक्सपीरियंस करो, चीज़ें सीखो कैसे होती है, लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी लिमिट्स टेस्ट करो कि आप कम से कम टाइम में कितना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो। नेटवर्किंग करो, हो सकता है आपको एक अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है कि आपको कोई गूगल का HR मिल जाए वहाँ पे जो कि आपको रेफरल लगाने के लिए रेडी हो, और हो सकता है। अरे इवन मतलब लाइक अगर अभी जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक SIH, मतलब हम जो SIH में गए थे उसका मैंने एक ब्लॉग बनाया था, तो वो भी अपलोड हो चुका होगा। हाँ, आप उसका ब्लॉग बना था, उसका ब्लॉग भी देखिएगा। उसके अंदर आप मेरी थोड़ी सी दूसरी वाली साइड देखेंगे, ये एकदम प्रोफेशनल फॉर्मल साइड तो बिल्कुल भी नहीं देखने वाले, बट हाँ ठीक है। तो भैया एक बार बस एक लास्ट क्वेश्चन हमें ये बता दीजिए, आपने कभी किसी स्टूडेंट या किसी को भी मतलब कभी कॉलेज या कैंपस में कहीं हैक करा है? मतलब पूरा ओपन करके नहीं बताएंगे, बट कभी कुछ करा है आपने ऐसा? तो मैंने काफी बार किया, मतलब बहुत बार, एंड कभी भी पर्सनल गेन के लिए नहीं। अब समझ लो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स मुझे दिखाने होते थे, मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे जो कि मुझे कॉलेज में प्रेजेंट करने होते हैं,
तो अगर कभी वो साइबर सिक्योरिटी पे है तो फिर मैं लाइव अपने जो फैकल्टीज़ का था उनका लैपटॉप हैक करके उनके सामने दिखाता हूँ, और उनकी परमिशन लेता हूँ मैं कि मैं कर सकता हूँ। अगर वो हाँ बोलते हैं मैं तभी करता हूँ, नहीं तो मैं यूजुअली अपना खुद का डिवाइस में वर्चुअल मशीन क्रिएट करके हैक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स का डिवाइस होता है उनको मैं हैक करके दिखा देता हूँ जब तक टीचर सेटिस्फाई ना हो जाए। उसके अलावा मैंने बहुत बार हैक किया, अपने कॉलेज में नहीं, अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर जो मेरे फ्लैटमेट्स है उन सब का डिवाइसेस बहुत बार हैक किया, क्योंकि हम सेम नेटवर्क के अंदर है। एंड सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कर सकता हूँ ये सब कुछ, शो ऑफ नहीं, दूसरा रीजन होता है, बट काफी बार हैक किया है मैंने। हाँ, हो जाता है। मैं अगर भैया को परेशान करूंगा, भैया मुझे हैक कर दे, हैकिंग हो जाएगी। हैकिंग। तो यही कुछ सीन, आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर होगा और सबको सब कुछ मज़ा आया होगा। हाँ, तो यही कुछ सीन है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।